हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर आपको जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी फैक्ट हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। कोई भी फालतू के फैक्ट्स आपको यहाँ से नहीं मैं बताऊँगा। आपको अगर आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, इस टॉपिक्स को आपको किताब में मिल जाएगा मगर वहाँ पर काफ़ी फैक्ट दिए होंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। वहाँ से मैंने छाट के निकाल लिए हैं जो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखते वैदिक सभ्यता यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया। वैदिक सभ्यता कब से कब तक 1500 से 600 BC तक मानी जाती है। बहुत सारे अलग अलग विचार हैं मगर ज़्यादा जो एक्यूरेट आपको मिलेगा ज़्यादातर बुक्स में और जो सारे विभाग भी मानते हैं, रेलवे, एसएससी वगैरह की 1500 से 600 BC के बीच में मानी जाती है। देखिए वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है ऋग्वेद और सेकंड है उत्तर वैदिक काल। देखिए ऋग्वेद को ही पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। देखिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो उनको आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी अगर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन भी आए तो आपको स्किप ना करना पड़े। देन देखिए दूसरी पहला ऋग्वैदिक काल और सेकंड क्या है उत्तर वैदिक काल। तो पहला देखिए ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना गया 1500 से 1000 BC तक और उत्तर वैदिक काल कब से कब 1000 से 600 BC तक माना गया। एंड देखिए ऋग्वेद जैसे नाम से ही पता चलता है। देखिए वेद, अब यहाँ पर वेद आया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ तब मैं आपको बताऊँगा पीछे थोड़ा सा। देखिए वैदिक शब्द कहाँ से बना, वेद शब्द से बना। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ओके, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ओके, देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद, फोर्थ है अथर्ववेद। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया ऋग्वेद नाम से आपको पता चल गया और ऋग्वैदिक काल का पता कहाँ से चलेगा, ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक काल का बाकी के जो 3 रिमेनिंग वेद बचे हुए थे जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन वेदों से आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता की जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार से मिल जाती है। देखिए जो पुरातात्विक है उसको तो हम पढ़ नहीं सकते, जो साहित्यिक है वो उसके बारे में हम इस टॉपिक में आपसे एक्सप्लेन करेंगे। सो अगला देखते हैं। अगला देखिए जो साहित्य से मिलेगा उसकी जानकारी आपको वेदों से ही प्राप्त होगी। ओके, ऋग्वेद पहला वेद आपको सबसे प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद भी माना जाता है। देखिए इसके संकलन करता है यानी कि इसको किसने लिखा, तो उन 2 कवि थे, उनमें कौन कौन से, कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास ने ऋग्वेद की रचना की। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कितने मंडल थे ऋग्वेद में। मंडलों की संख्या पूछी जाएगी तो आपको 10। और देखिए यहाँ पर पहला मंडल और 10वां मंडल यानी कि फर्स्ट और लास्ट मंडल सबसे नए जोड़े गए। देखिए पहले 8 मंडल जोड़ दिए गए जिसमें पहले का जो भी रखा हो गया पहले का स्थान और 10वें का स्थान छोड़ दिया और बाद में 2 मंडल और जोड़ दिए गए। देखिए तृतीय मंडल में अब देखिए सूक्त मंत्रों की संख्या कितनी, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सूक्त या मंत्र कितने थे 1028, आपको याद रखना होगा। ये 2 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी हैं। और संकलन कर्ता के भी नाम याद रखना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है।
तृतीय मंडल गायत्री मंत्र, विश्वामित्र के बारे में बताया गया है इसमें। देखिए तृतीय मंडल में विश्वामित्र के बारे में बताया गया। सातवें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया। नौवें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया। ओके, सो अगला पेज लेते हैं। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद किस, देखिए शाम को क्या अच्छा लगता है, ऐसे याद रखेंगे। सामवेद किससे रिलेटेड है? शाम को आपको गाना सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, म्यूजिक वगैरह, तो संगीत से संबंधित है। यहाँ से हम रिलेट कर लेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप जितना ज़्यादा निमोनिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे उतनी लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी। आप ट्रिक आपको नहीं ढूंढनी है, आपको निमोनिक्स ढूंढनी है। निमोनिक्स का मतलब होता है आपको उसी क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड ढूंढ लेना जिससे आंसर को रिलेट कर सके। ओके, तो हम इन्हें यहाँ से देखिए, शाम को हमें क्या सुनने में अच्छा लगता है? गाना सुनने में अच्छा, तो इससे याद कर लिया ना। साम वेद का मतलब संगीत से संबंधित है, संगीत का वेद माना जाता है। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद देखिए नाम से पता जाए, यज्ञ और यजुर एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इसे याद रखेंगे। अथर्ववेद, अथर्ववेद को थोड़ा ऐसा याद रखेंगे, ध्यान भी रहेगा आपको। जादू टोना वशीकरण शादी ब्रह्मचर्य वगैरह से आपको रिलेट। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है टाइप होने में, तो इसको ध्यान नहीं देंगे। सो अगला टॉपिक, अगला पेज लेते हैं। यहाँ से देखिए आपको याद रखना है, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, यजुर्वेद यज्ञ से, और अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण शादी ब्रह्मचर्य से संबंधित है। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ से देखिए जो वैदिक सभ्यता थे उसमें मूल निवासी कौन थे? तो मूल निवासी थे, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आर्य, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। यहाँ से आर्य का मतलब भी पूछ सकते हैं। तो जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे, इस बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आए, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट विचार थे वो उनको मैं लेके आया, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए ये इंडियन कल्चर के बारे में यहाँ पर पता चलता है। तो हम हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं उनके बारे में उन्होंने जो कहा उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेंगे। वो बात की बात है कि हम किसको ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे, किसको नहीं। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? तिब्बत से। अगला डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि अल्पास पर्वत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्कटिक नॉर्थ पोल से आए थे। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने क्या था? मिडिल एशिया से आए थे। यानी यहाँ से देखिए इंग्लिश अंग्रेजी नाम है ना, यहाँ पे इंग्लिश नाम है, इसलिए मैंने इससे रिलेट कर लेना कि मिडिल एशिया भी इंग्लिश नाम। वैसे तो हम मध्य एशिया भी इसको कह सकते हैं, मगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या कहा कि अल्पास पर्वत से आए थे। ओके, अगला बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्कटिक या नॉर्थ पोल से आए थे। मैक्स मूलर ने कहा था मिडिल एशिया से आए थे। ओके, सो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ये किसने ये विचार दिया कि ये तिब्बत से आर्यों का आगमन हुआ। तो स्वामी, वहाँ पर तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, बाल गंगाधर तिलक एंड मैक्स मूलर। तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखते हैं, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के बारे में। अब देखिए हमने आपको अभी बता दिया वैदिक काल के को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वेद कहा जाता है, और इस ऋग्वैदिक काल के बारे में आपको ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है, और उत्तर वैदिक काल से अन्य वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? 1500 से 1000 के बीच में। मैं आपको लिखूंगा नहीं, यहाँ पर बोले देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। पूर्व वैदिक काल का समय काल क्या माना जाता है? आपको बताए 1500 से 1000 BC के बीच में। इस सभ्यता के जीवन को हम 4 भागों में बांटते हैं कि 4 भागों में
सबसे पहला क्या है, राजनीतिक जीवन। वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। इन चारों पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जिन जिन टॉपिक्स पे हमें ये कि यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है वो मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट में। तो 4 भागों में बांटा गया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। ओके, तो राजनीतिक जीवन कैसा था इनका, देखिए कबीलाई जीवन था। यहाँ पे कबीला बना के, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं था, कभी आज यहाँ रह रहे हैं तो कभी वहाँ रह रहे हैं। राजा को राजन, राजा को क्या बोलते, सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि पूर्व वैदिक काल में राजा को क्या बोलते थे, तो राजन बोलते थे। बहुत ही सीमित अधिकार थे, राजा का कोई खास काम नहीं होता था। राजा की सहायता के लिए सीमित समिति सभा, देखिए यहाँ पर विजय लिख गया, विदयगढ़, विदय और गढ़, गणों की स्थापना की गई। समिति को आम सभा भी कहा जाता था। देखिए अधिकारियों को और रत्निन कहलाते थे, जो इनके अधिकारी होते थे उनको क्या बोलते थे, रत्निन, और समिति सभा को आम सभा भी कहते थे। ओके, आगे देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के बारे में देखिए, प्राकृतिक पूजक एवं ब्रह्मदेववादी थे। ओके, देवताओं की तीन श्रेणियों में इन्होंने बांट रखा था। अंतरिक्ष के देवता, नंबर 2 पृथ्वी के देवता। देखिए अब ऐसे लर्न कर सकते हैं, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। नीचे से स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, ऐसे 3 लर्न कर लिए। 3 भागों में बांट रखा था इन्होंने देवताओं को। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्र सबसे प्रमुख देवता होते थे। देखिए पूर्व वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया। अग्नि को मध्यस्थता का देवता माना गया, वरुण को वर्षा के देवता माना गया, उगता सूर्य को मित्र कहा गया। जो उगते हुए सूर्य को मित्र की उपाधि दी गई। अश्विन, देखिए अश्विन को ऐसे याद कर रखेंगे, अश्विन एक काफ़ी पढ़ा लिखा नाम लगता है, तो अश्विन चिकित्सा के देवता को माना जाता है। सोम वनस्पति के देवता को के रूप में माना जाता है। ओके, अगला देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय देखिए, आपको मैंने बताया पहले, पूर्व वैदिक काल का समय काल 1500 से 1000 बीसी के बीच में, उत्तर वैदिक का 1000 से 600 बीसी के बीच में। देखिए 1000 बीसी के पास लोहे की खोज हुई। देखिए लोहे की खोज हुई, जिससे जो संपूर्ण व्यवस्था थी उसमें एक चेंजमेंट देखने को। अब जैसे कि कोई भी चीज़ आपको खोजी जाएगी तो क्या होगा, हमारे अंदर चेंजमेंट आएगा। जैसे कि अब बल्ब की खोज हुई तो हमारे अंदर एक चेंजमेंट आने लगा कि हम लोग दिए की जगह, पहले ज़माने में क्या होता, दिए जलाए जाते थे। लालटेन, हमारे ज़माने में हम लोग लालटेन से पढ़ते थे, तो बल्ब का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ, एक चेंजमेंट आया। वैसे ही यहाँ पर भी इस सभ्यता में भी क्या चेंजमेंट आया, लोहे की जैसे ही खोजी वैसे सभ्यता, वहाँ पे पूरा इफेक्ट, पूरी व्यवस्था में एक इफेक्ट पैदा हुआ। राजनीतिक जीवन का आकार बड़ा हो गया। देखिए जो राजनीतिक जीवन था उसका आकार बड़ा हो गया। राजा का महत्व, शक्ति में वृद्धि एवं पद का वंशानुगत। अब देखिए जो उस राजा के परिवार में पैदा होगा वही नेक्स्ट राजा होगा। ऐसे नहीं कि मतलब उसका चुनाव होगा, ऐसा नहीं हो। अब जो राजा के वंश में जो पैदा होगा वही राजा बनेगा, तो राजा का वंशानुगत हो गया। राजा का अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। अब देखिए जब पहले क्या था, राजा के अधिकार पूर्व वैदिक काल में, मैंने आपको बताया पूर्व वैदिक काल में राजा के अधिकार कम थे और समिति सभा के अधिकार ज़्यादा थे। और यहाँ पर क्या हुआ, समिति सभा के अधिकार कम हो गए और राजा के अधिकार ज़्यादा हो गए। कर व्यवस्था का विस्तार हो गया। अब देखिए पहले क्या था कर व्यवस्था में, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया, विस्तार हुआ। पहले अपनी इच्छा अनुसार टैक्स दिया जाता था कि जो आपका मन हो वो टैक्स दे दिए, मगर अब इस उत्तर वैदिक काल में डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको इतना टैक्स देना ही देना है। ओके, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बड़े बड़े एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे
कथन के जरिए से पूछेंगे कि ऐसा किस सभ्यता में होता था, तो आपको बताना पड़ेगा। सो देखिए, सेना और न्याय, जो सेना और न्याय थी उसको स्थायी नहीं किया गया, अभी भी उसका कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं हुआ। कि सामाजिक जीवन कैसा था? देखिए, सामाजिक जीवन में परिवार सबसे छोटी इकाई थी। परिवार से बनता था ग्राम, ग्राम से बनता था विश्व, और विश्व से बनता था जन। ओके, ये चीज़ हम पॉइंट कर लेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी समाज की? तो समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। ओके, अब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। देखिए, पूर्व वैदिक काल में क्या था कि आपको वर्ण व्यवस्था नहीं देखने को मिलती थी। आप जैसे कर्म करेंगे आपकी जाति भी उसी अकॉर्डिंग होगी। अब अगर ब्राह्मण का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण होंगे, अगर आप क्षत्रिय का काम कर रहे हैं तो क्षत्रिय होंगे, अगर आप शूद्र का काम कर रहे हैं तो शूद्र होंगे, अगर आप वैश्य का काम कर रहे हैं तो वैश्य होंगे। मगर उत्तर वैदिक काल में चेंजमेंट आया है। वहाँ पर देखिए, अब जैसा आप जिस घर में आप जन्म लेंगे उसी घर के अकॉर्डिंग ही आपकी जात फिक्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय के घर में लेते हैं क्षत्रिय होंगे, वैश्य के घर में वैश्य, शूद्र के घर में शूद्र। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अब देखिए, यहाँ पर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। ब्रह्मचर्य 0 से 25। देखिए, आश्रम, देखिए ब्रह्मचर्य जो काल था वो 0 से 25 साल के बीच में माना गया। गृहस्थ जीवन, जिसमें शादीशुदा वगैरह ये सब माना गया, वो 25 से 50। देखिए, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। वान से याद रखें, वन मतलब कि आपको जंगल में चले जाना है, आपको घर से कोई मतलब नहीं रखना। सन्यासी, अब आपने जो देखिए ब्रह्मचर्य, यहाँ पर शिक्षा आपको प्राप्त की जाएगी, यहाँ पर आप शादीशुदा, यहाँ पर आप देखिए घर से बाहर चले जाएंगे। सन्यास मतलब यहाँ से वानप्रस्थ का मतलब जो आपने ब्रह्मचर्य के टाइम पे सीखा था वही वानप्रस्थ में आपको, जो आप बच्चे पैदा होंगे जो 0 से 25 वर्ष के बीच में होंगे उनको आपको शिक्षा देनी है वानप्रस्थ में। और सन्यास में आप सन्यासी बन जाएंगे 75 से 100 वर्ष। तो बहुत ही इजी है लर्न करना इसकी एज। तो आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ माना गया। अब गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ क्यों माना गया? गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर आप अपने माता पिता के जो एहसान है उनको आप चुका सकते हैं, इसलिए इस गृहस्थ जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना गया। आर्थिक जीवन, प्रमुख व्यवसाय कृषि था। जो उनका प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। कंठक संहिता में 24 बैलों का वाले हल का वर्णन किया गया। देखिए, आर्थिक विकास से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। अब देखिए, कोई भी चीज़, जैसे अब हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे, अपने अंदर चेंजमेंट आते हैं। अभी हम गांव में, जैसे अभी मैं गांव में रहता हूँ, कोई हमारे पास पैसे दे जाए खूब सारे तो हमारे अंदर चेंजमेंट आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी हुआ, क्या हुआ कि आर्थिक जीवन में जैसे ही चेंजमेंट आया वैसे ही नगरीकरण का भी प्रारंभ हो गया। ओके, सो अगला देखते हैं। धार्मिक जीवन में क्या हुआ? यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। ओके, यहाँ पर नोट करके रखेंगे, यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का दौर चालू हो गया। अब देखिए, ब्राह्मण सोचते थे हम श्रेष्ठ बने रहे, क्षत्रिय सोचते थे हम श्रेष्ठ बने रहे, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? संघर्ष स्टार्ट हो गया। प्रमुख देवता कौन से थे? प्रजापति सृजन के देवता, विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता थे, रुद्र पशुओं के देवता, वरुण जल के देवता थे। ओके, यज्ञ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, यज्ञ कर्म कांडों में बलि की प्रधानता होने लगी। अब देखिए, पूजा पाठ में क्या होता था, बलि दे दो तो ये हो जाएगा, ये सब गलत चीज़ें हैं। जानवरों से हमें प्रेम करना चाहिए। जितना रिस्पेक्ट हम इंसानों को देते हैं, प्यार रिस्पेक्ट, उतना ही जानवर भी डिजर्व करते हैं। सो हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि जानवरों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए।
उन पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब बलि की प्रधानता हो गई तो क्या बोला गया, उपनिषदों में जब बाद में उपनिषद लिखे जा रहे थे तो उसमें इसकी निंदा की गई कि नहीं, ये बहुत ही गलत चीज़ थी। यज्ञ कर्म कांडों में जो बलि वगैरह दी जाती थी वो बहुत ही गलत थी। मैं भी मानता हूँ कि जानवरों को हमें बलि वगैरह नहीं देनी चाहिए, बहुत ही बेकार काम होता है। सो देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ से देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर VVI लगा लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वितस्ता, देखिए कुछ नदियाँ जो प्राचीन काल में उनको क्या बोलते थे और आधुनिक काल में क्या बोलते हैं। तो वितस्ता, झेलम को प्राचीन काल में वितस्ता बोलते, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्राचीन काल वितस्ता किस नदी को बोलते थे, तो झेलम नदी को। परुनी, रावी नदी को, देखिए सतुद्री को याद रखेंगे कैसे, सा इसमें आया और इसमें भी सा आया। मैंने आपको बताया निमोनिक्स का आपको पकड़नी है कोई भी, इसमें सा आया इसमें सा आया, सतुद्री मतलब सतलज। अहकनी, चिनाब, इसको याद रखेंगे। विपाशा, देखिए यहाँ से विपाशा, व्यास, अब देखिए दोनों में पाशा व्यास ऐसे सिमिलर लग रहा है ना कहने में, तो इससे पकड़ लेंगे। सरस्वती, ये याद रखेंगे, आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। सरस्वती घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करा दूँगा। जो भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक में करा दूँगा। सो वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद ना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।